Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT NEET and for 11th and 12th as well. और आज के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख क्या होता है कि फैराडे साहब ने देखा कि एक जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. क्लियर. इसी तरह से बाय एनालॉजी मैक्सवेल साहब ने देखा कि एक जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. जैसे हमने राइट फैराडेज लॉ में क्या देखा, एक जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या बोला, एक जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना रहा है बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थोड़ी होता है, वो तो चेंज करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के तुम लोग याद आ रहा हो, हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूले पढ़े नहीं. एक सिलेंड्रिकल रीजन है टाइम डिपेंडेंट, एक सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है मान ले. क्लियर है. तो ये अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड्यूस कराता है. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कांस्टेंट थोड़ी रहती है, ये तो वेरिएबल रहती है. हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़े थे. पॉइंट अगर सिलेंडर रीजन के अंदर लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन R/2 dB/dt. पॉइंट अगर सरफेस पर लाई करता है तो कैपिटल R/2 dB/dt. पॉइंट बाहर लाई करता है R²/2r dB/dt. तो वो भी चेंज करता है. जैसे अंदर वाले पॉइंट में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखनी है, कांस्टेंट थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है. जैसे से फॉर एग्जांपल B = T², तो dB/dt टाइम का फंक्शन है ना रे. क्या है dB/dt, क्या है टाइम का फंक्शन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम का फंक्शन हो जाएगा ना, R/2 dB/dt मान ले. तो समय के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है. तो ऐसा नहीं है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कांस्टेंट, ना 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 ना. राइट, इट इज इटसेल्फ चेंजिंग, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है. क्या बोला कि एक जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता. ये देखो समय के हिसाब से चेंज कर रहा है. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. बाय एनालॉजी मैक्सवेल साहब ने देखा एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. यही तो एनालॉजी है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, विच लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैक्सवेल साहब ने क्या बताया, मैक्सवेल साहब ने ये बताया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोला साहब, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. जिस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसी तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. क्लियर है. मतलब अगर रीजन में दोनों फील्ड्स में से कोई भी एक भी फील्ड प्रेजेंट है और अगर वो चेंज कर रहा है तो वो दूसरे फील्ड को रीजनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा. सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, चेंज भी करेगा वो. जैसे मान लें रीजन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर वो चेंज कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहा है और वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो भी चेंज कर रहा है. तो फिर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस. तो यहां से मैक्सवेल साहब ने ये कंक्लूड किया कि देयर मस्ट बी अ वेव associated with this electric and magnetic field, and this wave is called as an electromagnetic wave. राइट, मैक्सवेल साहब ने ये कंक्लूजन निकाला फाइनली कि रीजन में अगर एक भी फील्ड है तो वो दूसरे फील्ड को प्रोड्यूस कराएगा, वो एक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ अदर फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड आया तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाया. तो अगर एक भी फील्ड प्रेजेंट है it will act as a source of other field. It will produce
द अदर फील्ड। तो यहां से मैक्सवेल साहब ने एक कंक्लूजन दिया, राइट। ये जो सिमेट्री है इलेक्ट्रिसिटी की और मैग्नेटिज्म की, कि एक फील्ड है तो दूसरा फील्ड आ रहा है, दूसरा फील्ड है तो पहला फील्ड आ रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, फिर से वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इसका मतलब यहां से मैक्सवेल साहब ने कंक्लूड किया कि देयर मस्ट बी अ वेव associated with these two fields, electric and magnetic field, and this wave is called as an electromagnetic wave. The wave associated, definition क्या आई, wave associated with these changing electric and magnetic field, with changing electric and magnetic field, this wave is called as an electromagnetic wave. पहले इतना छापे। एक और डेफिनेशन आई, एक दूसरी डेफिनेशन भी आती है, पहले इतना छापे। EMW की जो डेफिनेशन है, EMW है, BMW नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड या रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटिंग चार्ज। द सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, या कह सकते हो सोर्स इज एन ऑसिलेटिंग चार्ज। जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो पक्की बात उसके पास एक्सेशन होता ही होता है, हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इट्स अमेजिंग फिनोमेना, चर्चा करेंगे, पहले बेसिक समझ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव दैट इज रेडिएटेड बाय एन एक्साइटिंग चार्ज which propagates in the medium as coupled electric and magnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स होता है इट इज एन एक्साइटिंग चार्ज, क्या है साहब, एक्सीलरेटिंग चार्ज। एक जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली रेडिएटेड बाय एन एक्साइटिंग चार्ज which propagates in the medium as coupled electric and magnetic field, where electric and magnetic field vibrations are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of wave propagation. समझ में आ रहा ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मीडियम में प्रोपोगेट करती है ना, वो इस तरह से प्रोपोगेट करती है, किस तरह से, एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड है। किस तरह से प्रोपोगेशन होता है, ध्यान समझे, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहां पे प्रोपोगेशन है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों के दोनों वेव प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है। आसान भाषा में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपोगेशन। समझे ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इट इज रेडिएटेड बाय एक्साइटिंग चार्ज और वो इस तरह से मूव करती है, प्रोवाइड करती है एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन आपस में तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, इसके अलावा ये दोनों वाइब्रेशंस वेव प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। किस तरह से होता है, थोड़ा सा फील लें। यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम है बट फिर भी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। इस तरह से, जैसे मान ले मैं इस तरह से आगे बढ़ रहा हूं, इस तरह से ये क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा ना। जैसे ये मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, ये मान ले मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, और ये जिधर मैं जा रहा हूं ये मान ले वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। क्या बोला, इस तरह से वेव प्रोपोगेट करती है समझ में आ रहा ना। इस तरह से वेव का जो प्रोपोगेशन है वो इस तरह से रहता है, वो चलता है कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेव इस तरह से आगे बढ़ रहा है और इसी वेव के साथ कपल्ड है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन। ये देख, समझ में आ रहा ना, ये क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। ये मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, ये मान ले मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, और जिधर मैं भाग रहा हूं वो क्या है, वेव की प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है। ऐसा समझ में नहीं आएगा, देख ऐसा है। जैसे मान ले वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, वेव इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, ये मान ले जेड है, ठीक है ना।
मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, वो एक्सेस में है। मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, और ये वेव की प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, ये क्या है साहब, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव प्रोपोगेशन, ठीक है ना। ये जो आपको ऑसिलेशंस देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं, कह सकते हो एक्स वाई प्लेन में है। कौन सी प्लेन में है, वाई डायरेक्शन वाइब्रेट कर रहा है, ये देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मान ले जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, लाइक दिस, इस तरह से। इस तरह से फील करें थोड़ा सा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही थी वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड असलियत में जेड डायरेक्शन में इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, और जो वेव प्रोपोगेशन है ऐसे ऐसे। तो ध्यान से देखें, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, कोई शक नहीं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और ये दोनों के दोनों वेव प्रोपोगेशन के भी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ये देख, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, ये देख मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। आसान भाषा में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। छापते चला। अब जैसे थोड़े से यहाँ पे वेव्स के फंडे लग रहे हैं, जैसे तुम लोग 11th में वेव्स पढ़े हो, तो वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है, वेव बेसिकली एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है। वेव क्या होता है, एक तरह का डिस्टर्बेंस है। तो जैसे हम लोग 11th में वेव्स पढ़े हैं, वेव्स अलोंग अ स्ट्रिंग है या साउंड वेव्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। पार्टिकल्स, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एसएचएम करते हैं। उन पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का साइनोसॉइडल फंक्शन होता है, टाइम का साइन थीटा का फंक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है। तो यहां पे किसके वाइब्रेशंस हैं या कौन चेंज कर रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर रही है। थोड़ा ध्यान समझें। जैसे मान ले वी हैव अ वेव अलोंग अ स्ट्रिंग, है ना, एक स्ट्रिंग वेव है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, उसका एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को पकड़ के हिला रहा है, मतलब इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, सो एज टू प्रोड्यूस वेव्स, है ना, स्ट्रिंग वेव्स जिनको बोलते हैं, वेव्स अलोंग अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे किस चीज़ का डिस्टर्बेंस है, पार्टिकल का, है ना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे क्या डिस्टर्ब हो रहा है, क्या चेंज कर रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ये देख, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, नहीं थोड़े समय बाद वेव आगे बढ़ जाएगी, है ना, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ ना रे, है ना। कभी पार्टिकल यहाँ पे था, कभी वही पार्टिकल, ठीक है, नीचे आएगा, फिर वो पार्टिकल नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या चेंज कर रहा है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज कर रहा है। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। जैसे तुम लोग याद आ रहा हो एक जनरल जो वेव फंक्शन होता है उसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, y बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसा है। तो वहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि चेंज करता है, साइनोसॉइडल फंक्शन है, y जो है ना, टाइम का या x का साइन का फंक्शन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं विद स्पेस एंड टाइम। ये दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, ये स्पेस और टाइम है ठीक है, क्या है, ये स्पेस और टाइम है बेसिकली, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस और टाइम दोनों के हिसाब से वेरी करते हैं, और बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं। जैसे यहाँ पे तुम वही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, उसी तरह से बस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं। द ओनली डिफरेंसेस, यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, देखो, है ना, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कभी थोड़ी बड़ी, कभी मैक्सिमम हो गई, फिर घट रही है, फिर घट रही है, और इवेंचुअली फिर जीरो है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, फिर बढ़ रही, यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, फिर घट रही, जीरो हो गई, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, चेंज करता है, साइनोसॉइडल फंक्शन होता है,
स्पेस एंड टाइम के हिसाब से वेरी करता है। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये स्पेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से इस तरह से वेरी करते हैं। जैसे यहाँ पे y बराबर y की मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। y बराबर y की मैक्सिमम वैल्यू, ये है y की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल का एम्पलीट्यूड। क्या बोलता है? पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, मैक्स वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू, y बराबर y की मैक्स वैल्यू, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी तो सब सिमिलर टर्म्स है, k है, x है, ओमेगा है। x मतलब किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, किसी भी पॉइंट का, जनरल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। और बाकी जो टर्म्स है दे आर ऑफ क्वाइट यूजुअल मीनिंग। कि जो है एंगुलर वेव नंबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई न्यू, t कोई जनरल टाइम वाला है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ठीक है, ये जनरल टाइम की मैग्नेटिक फील्ड है ना। बी नॉट क्या है? ये सब मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो। ये जनरल टाइम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू है। बाकी तो सारे टर्म्स वही हैं। x मतलब x कोऑर्डिनेट है, t मतलब कोई जनरल टाइम है, k एंगुलर वेव नंबर होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत ले। 2 पाई बाय लैम्डा होता है, लैम्डा मतलब वेव की वेवलेंथ होती है। वेव्स की प्रॉपर्टी है, हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में वेव्स के चैप्टर में, ठीक है ना। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई न्यू। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी, ऐसा है। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखें कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो दोनों के फंक्शन होते हैं स्पेस एंड टाइम फंक्शन। मैक्सवेल साहब ने क्या प्रेडिक्ट किया? मैक्सवेल साहब ने यही प्रेडिक्ट किया कि देयर मस्ट बी अ वेव associated with this oscillating electric and magnetic field, both varying with space and time। ऐसा है कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ये वेरी करते हैं विद स्पेस एंड टाइम। स्पेस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का भी फंक्शन है और टाइम मतलब तो टी का फंक्शन है ही है। अच्छा, यहाँ पे एक और है ना बहुत इंटरेस्टिंग सा आउटकम आया रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं दे आर ऑलवेज इन द सेम फेज। क्या होते हैं? इन द सेम फेज। क्या बोला साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम फेज में एग्जिस्ट करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे तुम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में फेज रिलेशनशिप पढ़ते हो वैसे यहाँ पे भी है। जैसे तुम लोग याद आ रहा हो एसी सर्किट्स में जब हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो जाते हैं, इन फेज हो जाते हैं, सेम फेज हो जाते हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि करंट और वोल्टेज दे अटेन सिमिलर वैल्यूज एट द सेम टाइम। जैसे तुम लोग याद आ रहा हो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर्स, तो उसमें आई का एक्सप्रेशन आया था, ठीक है ना, वोल्टेज का एक्सप्रेशन आया था, वोल्टेज का तो पता ही है, करंट का बस निकालना पड़ता है। तो दोनों का फेज सेम है यहाँ पे भी साइन के अंदर वही है, यहाँ पे भी साइन के अंदर वही है। तो इसका मतलब है करंट और वोल्टेज सेम फेज के हैं। इसका मतलब दे बोथ अटेन देयर सिमिलर वैल्यूज एट द सेम टाइम। ये देख ये मान ले करंट का है और ये मान ले वोल्टेज का है, दोनों का साइन थीटा का फंक्शन है ना भाई, सिर्फ दोनों की पीक वैल्यू डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। तो ये मतलब है करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज के हैं, दे अटेन द सिमिलर वैल्यूज एट द सेम टाइम। जब जब करंट 0 दिख रही तब तक वोल्टेज भी 0 है, जब जब करंट मैक्सिमम दिख रही तब तक वोल्टेज भी मैक्सिमम है, जब जब करंट 0 दिख रही है वोल्टेज भी 0 है, जब जब करंट मैक्सिमम है तब तक वोल्टेज भी मैक्सिमम है। ये मतलब हुआ सेम फेज का। सेम फेज मतलब दे अटेन सिमिलर वैल्यूज एट द सेम टाइम्स एट। और यहां पे ध्यान से देख भी पा रहे हो, इधर देख, जिस टाइम पे, इधर देख, जिस टाइम पे ये जो एक्सेस दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये जो एक्सेस दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड की, इधर देख, ध्यान से देख, क्या जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। इधर देख, जिस टाइम पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ध्यान से देख, क्या उस टाइम पे ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम दिख रही है। ये मतलब है सेम फेज का। इधर देख जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0, ये मतलब है सेम फेज का। इधर देख, जिस टाइम पे ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है उस टाइम पे देख इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम है। तो ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, दोनों में साइन के अंदर ब्रैकेट वाला कार्यक्रम सेम है। इधर देख, ये देख, ये इंटेंशनली सेम रखा गया, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी साइन के अंदर सेम, मैग्नेटिक फील्ड में भी साइन के अंदर सेम, ये मतलब है सेम फेज का, है ना। जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तब तक मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहो तब तब मैग्नेटिक फील्ड दे रहो। पहले इतना छापो। मैक्सवेल साहब ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा और पाया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेट करते हैं इन द मीडियम, इनकी जो स्पीड है ये डिपेंड करती है अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज दिस। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, it is given by क्या साहब, C बराबर E नॉट बाई P नॉट। क्या है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी इसको हम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। Speed of electromagnetic wave, it is also defined as ratio of RMS value of electric field to the RMS value of magnetic field। जैसे हम लोग AC के चैप्टर में RMS वैल्यू, पीक वैल्यू पढ़े हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग पीक वैल्यू, RMS वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। क्या है, क्यों है, कैसे है। जैसे देख असलियत में फंडा ये है कि साहब जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट पड़ता है तो करंट वहाँ पे टाइम का साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइन थीटा का फंक्शन है। अरे वैसे ही यहाँ पर है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टाइम का साइन थीटा के तो फंक्शन है। अरे आवाज़ नहीं आई। यहाँ पे बोलता है RMS बराबर I0/√2। ठीक है, एनालॉजी थोड़ा घुमा रहा हूँ, इधर देख। तो एक बार बता, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, E बराबर E0 साइन ऑफ, अरे वैसे ही तो फंक्शन है साइन थीटा का, ये भी फंक्शन है साइन थीटा का, ये भी फंक्शन है कि नहीं। I बराबर I0 साइन थीटा, E बराबर E0 साइन थीटा, वैसे ही तो है। तो अगर यहाँ पे IRMS लिखता है I0/√2 तो क्या यहाँ पे मैं ERMS ले सकता हूँ E0/√2? ये सुनो, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो RMS वैल्यू है उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की RMS वैल्यू छाप सकते हो। ये सुनो, जैसे B बराबर B0 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t, है ना। करंट साइनोसॉइडल फंक्शन है। अरे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो वैसे ही फंक्शन है। अरे करंट की RMS वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं तो बी की मैग्नेटिक फील्ड की भी RMS वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या, RMS I0/√2 तो BRMS B0/√2, ऐसा है। रे ठीक है, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि क्या E0 बराबर ERMS√2, और यहाँ से आप B0 लिख सकते हो क्या कि B0 बराबर BRMS√2, दोनों की वैल्यू चिपका दे तो C बराबर E0 हो गया RMS√2, B0 बराबर BRMS√2। नहीं तो दोनों फॉर्मेट में अपने को रिजल्ट याद रखना है। अब ये सवाल बनाओगे तो जरूरत पड़ेगी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ क्या, RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द RMS वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल साहब ने ये भी एक्सपेरिमेंटली एंड एनालिटिकली प्रूव किया कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड रहती है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। जैसे मान ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड एयर या वैक्यूम में, कहाँ पे साहब, एयर या फिर वैक्यूम में, ही फाउंड दैट कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C से डिनोट कर रहे हैं ना, इट इज अंडर रूट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है उस मीडियम की परमिटिविटी, उस मीडियम की परमिएबिलिटी पे। क्लियर है। एयर वैक्यूम में ये है, मीडियम में अगर आप देखना चाहें एयर वैक्यूम में देखोगे तो एयर वैक्यूम की परमिटिविटी एयर वैक्यूम की ही परमिएबिलिटी, मीडियम के देखोगे तो मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, मीडियम की परमिएबिलिटी आ जाएगी। जैसे मीडियम में मान ले स्पीड लिखनी है, फॉर्मूला सेम है। एयर वैक्यूम में था तो उसकी परमिटिविटी परमिएबिलिटी, मीडियम है तो मीडियम की परमिटिविटी। ये बोला कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या सब, जो स्पीड ऑफ
EMW है, ये सब डिपेंड करती है किस पे, परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में निकालोगे उस मीडियम की परमिटिविटी, उस मीडियम की परमेबिलिटी यूज होगी। अब यहां से मैक्सवेल साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सा आउटकम निकाला। क्या? जैसे हम चर्चा करने वाले हैं एयर वैक्यूम में, एयर या जब उन्होंने एयर या वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाली, तो निकाल लेते हैं क्या है। अब सन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है बोल, 8.8 से सन पावर -12। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलो क्या होता है, 4 पाई 10 पावर -7। पाई की वैल्यू चिपका दे, नहीं 3.14। इस डेटा को जब उन्होंने सिंप्लीफाई किया, ही फाउंड दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज वेरी क्लोज टू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्या? अप्रॉक्स, करीब करीब 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड से थोड़ी सी छोटी रही, कह सकते हो 2.99999 ऐसा है, इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो फिगर है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर, वेल नोन फिगर है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। क्या बोला, क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम आने वाला है। जब मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड एयर या वैक्यूम में कैलकुलेट की, तो ही वाज सरप्राइज्ड टू नो इट इज सेम एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम। यहां से उन्होंने कंक्लूड किया क्या, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट की स्पीड वही है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है इन एयर और वैक्यूम। तो यहां से कंक्लूजन आया, क्या आया साहब, हेंस लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर वैक्यूम यह वही थी जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम आती है। जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं ये हमेशा वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट इज क्या, अ ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। भाई अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस है ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं ये हमेशा वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। यही तो कंडीशन होती है किसकी, ट्रांसवर्स वेव्स की। नहीं, ट्रांसवर्स वेव की कंडीशन क्या होती है, लाइन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जैसे स्ट्रिंग में हम वेव चलाते हैं, है कि नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनका लाइन ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव ऐसे भागता है, पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, तो वही तो हो रहा है। लाइट ऐसे भाग रहा है, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब ये बात तय हो चुकी है कि लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो असलियत में लाइट इधर भाग रहा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर भाग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं ये हमेशा वेव प्रोपगेशन का परपेंडिकुलर है। वेव इधर भाग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा पड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा पड़ा है, तो हो गया ना रे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन। तो यहां से कंक्लूड हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव इट इज अ ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। हेंस क्या कंक्लूड हुआ, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लाइन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होते हैं। जैसे साउंड वेव है, तो साउंड वेव में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल यूं वाइब्रेट करते हैं, वेव ऐसे चल रहा है और वहाँ पे पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ट्रांसवर्स में क्या होता है, लाइन ऑफ ऑसिलेशन वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर रहता है, ये डिफरेंस है। तो हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। ये जो तुम्हें लाइट का नेचर है ना,
ये पोलराइजेशन में भी हेल्प करेगा, है ना। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बट साउंड कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ठीक है। सोर्स एंड प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो देख ऐसा है, यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। एक होता है स्टैटिक चार्ज, दूसरा होता है यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, तीसरा आता है एक्सलेटिंग चार्ज। एक रहता है क्या साहब, हमने बाद में छापा है ना, स्टैटिक चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। दूसरा रहता है यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज। तीसरा रहता है एक्सलरेटिंग चार्ज। क्या रहता है, क्लियर, एक्सलरेटिंग चार्ज। हमेशा ध्यान रखें, जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जो यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। जो एक्सलेटिंग चार्ज है, ध्यान समझे, सवाल पूछा गया है इन पर बेस, अभी बताऊंगा क्या सवाल पूछा गया है। जो एक्सलेटिंग चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट करेगा। स्टेशनरी चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक्साइटिंग चार्ज ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट करेगा। क्या है, क्यों है, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये तो हम लोग स्टैटिक चार्ज के लिए पढ़ चुके हैं कि अगर जो चार्ज रेस्ट पे होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड तो बना नहीं सकता है। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ चुके हैं बायो-सावर्ट लॉ में। व्हाट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज एक्चुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स मूविंग चार्ज। एवरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स नियर बाय रीजन। भाई जो चार्ज स्टैटिक है, अगर मान ले चार्ज आपके पास रेस्ट पे है तो जो चार्ज होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ते हो। लेकिन जो चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्मली मूविंग मतलब जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो क्या कर सकता है। भाई एक बार बता, जैसे ये चार्ज है और ये सब किसी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर जो भी है ना, क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सावर्ट लॉ में याद कर, हम लोग क्या पढ़े थे। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, याद आया। एक छोटा सा हम लोग एक्सप्रेशन पढ़े थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बायो-सावर्ट लॉ में। क्यू चार्ज है, वेक्टर वी की वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो चार्ज से वेक्टर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यू वी क्रॉस आर। ये सुनो, म्यू नॉट क्यू वी क्रॉस आर अपॉन राइट 4 पाई आर क्यू। वेक्टर में मतलब उसकी वेलोसिटी, वेक्टर आर मतलब चार्ज से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, पहले इतना छापा है, बोर्ड पूरा भर गया। फिर हम लोग मूव करते हैं अपने काम के चार्ज पे, दैट इज एक्साइटिंग चार्ज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। जो चार्ज एक्सलरेट करता है, जिस चार्ज के पास एक्सलरेशन होता है, ठीक है ना, जैसे मान ले क्यू चार्ज है, किसी एक्सलरेशन से दौड़ रहा है, ये सब कुछ करेगा। तो चार्ज है तो साहब है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा क्यू चार्ज से, है ना, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब एक्साइट कर रहा है तो पक्की बात है वेलोसिटी होगी, है ना, तो चार्ज से वेक्टर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अभी भी हम लोग देखें, ठीक है ना। हाँ, और आखिरी में जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया है, मैग्नेटिक फील्ड भी आया है, उसके पास एक्सलेरेशन है, कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है,
तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। वो हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। हाउ एन एक्सलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो चर्चा करेंगे। अभी कंसेप्ट समझें, ठीक है। पूछा हुआ सवाल है कि जो चार्ज रेस्ट पे है क्या क्या बनाता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, कांस्टेंट लॉसेस से जा रहा है चार्ज, वो क्या क्या बनाता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बनाता है। जो चार्ज एक्सलरेट करता है या कह सकते हो ऑसिलेट करता है, इसमें एक वर्ड और आया ऑसिलेटिंग चार्ज। कई बार तुम लोग कंफ्यूज मत होना, हमेशा ध्यान रखें अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो पक्की बात है वो एक्साइटेड मोशन है। ये सुनो, आप चाहे बोलें ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग पार्टिकल, वो हमेशा एक्सलरेटेड पार्टिकल होता है, उसके पास ऑलवेज हैज एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है मतलब पक्की बात है एक्साइटेड मोशन है। जैसे सिंपल पेंडुलम है, ये सब वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना। यहाँ पे इसकी लॉसी मैक्सिमम है, फिर एक्सट्रीम पे जीरो है, फिर यहाँ पे है ना लॉसी चेंज हो रही है, तो लॉसी चेंज हो रही है ना रे, लॉसी चेंज मतलब एक्सेशन है। क्लियर है? ये देखो लॉसी घट रही जीरो, लॉसी बढ़ रही, तो लॉसी चेंज हो रही है, एक्साइटेड मोशन नहीं हो गया। कहीं भी अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, कोई चार्ज इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेशन है मतलब एक्सेलरेशन है ना। वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी घटी जीरो, फिर बढ़ी मैक्सिमम, फिर घटी जीरो, फिर बढ़ी मैक्सिमम। तो हमेशा ध्यान रखें अगर कोई बॉडी पार्टिकल या चार्ज ऑसिलेट कर रहा है मतलब पक्की बात है वो एक्साइटेड मोशन है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? पहले इतना छापे। अब इसमें एक छोटा सा हम लोग सवाल लेते हैं जो जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। एक छोटा सा सवाल है बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट जो अभी भी हम लोग सीखे हैं। सवाल को शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, लंबा चौड़ा सवाल था, आसान भाषा में लिख देता हूँ। सवाल ये था कि अ करंट कैरिंग वायर, क्या, अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कुछ इस तरह से सवाल था। एक करंट कैरिंग वायर है, ये क्या क्या बनाता है? कुछ ऑप्शन उसने छाप दिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सोच समझ के बताएं विच ऑप्शन इज करेक्ट। सही जो इसका जवाब है क्या है? क्लियर? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कुछ नहीं बनाएगा। देखो सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखें अगर इस तरह की आपको लैंग्वेज देखने को मिलती है, करंट कैरिंग वायर है, इसका मतलब पक्की बात है दे आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट करंट, डीसी डीसी डीसी। ऐसे नहीं है क्योंकि अब तो हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं, डीसी भी पढ़ चुका है, एसी भी पढ़ चुका है। तो अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो करंट को हम लोग मान के चलते हैं टू बी डीसी। एसी होगा तो देगा, नहीं दिया मतलब पक्की बात है डीसी है। ये सुनो, करंट कैरिंग वायर मतलब कौन सी करंट है साहब, याद रखें डीसी। एसी होगा तो स्पेसिफाई करेगा, स्पेसिफाइड नहीं है मतलब पक्की बात है डीसी है। तुम लोग याद करो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं। एवरी करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। ये सुनो, आवाज नहीं है। समझ मारा ना? एवरी करंट कैरिंग वायर, ऐसा मत सोचना रे वायर में करंट दौड़ रहा मतलब चार्ज है। अरे सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे तो इलेक्ट्रॉन्स एंट्री भी कर रहे हैं, बाहर भी तो जा रहे हैं, नेट चार्ज तो जीरो है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि टू करंट कैरिंग वायर्स दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर while two proton beams moving parallel to each other in the same direction they repel each other. याद आया? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एफ बाय एल बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपन 2/d। अभी तो एग्जाम हुए रहे तुम लोगों के, बोर्ड एग्जाम, फॉर्मूला याद नहीं है? रात गई बात गई, कब के एग्जाम खत्म हो गए नहीं? अभी तो 2-3 दिन हो भी गए नहीं, इतना किसको याद रहता है? ठीक है।
तो कंसेप्ट पकड़ दे, है ना, रटना नहीं है अपने को। हमेशा ध्यान रखें, अगर मैंने बोला साहब ये कंडक्टर है और बैटरी से कनेक्टेड है और करंट बैटरी जो है भेज रहा है इस तरह से, तो हमेशा ध्यान रखें दिस करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज बिकॉज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घुस रहे हैं उतने ही निकल भी तो रहे हैं, मतलब जितने एंट्री कर रहे हैं उतने लीव भी कर रहे हैं। तो नेट चार्ज कितना है, जीरो रहे, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंट्री कर रहे हैं उतने ही लीव कर रहे हैं। तो नेट चार्ज, तो भाई साहब वायर के पास चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कहाँ से प्रोड्यूस करेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट कर सकता है। इसलिए करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, हमेशा ध्यान रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एवरी करंट कैरिंग वायर इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं किसी को। अच्छा, रहा सवाल मैग्नेटिक फील्ड का, मान लो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का सवाल रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो यार इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो बायो सावर्ट साहब कह गए। व्हाट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स करंट कैरिंग वायर, एवरी करंट कैरिंग वायर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स नियर बाय रीजन, इन इट्स सराउंडिंग रीजन। ये सुनो, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई शक शंका वाली कोई चीज़ ही नहीं है ना। करंट कैरिंग वायर है मतलब तो असलियत में क्या है, वायर में करंट दौड़ रहा है, इसका मतलब वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं विथ कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये सुनो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस हो गया। ये सुनो, आवाज नहीं है। वायर में अगर बोलता है साहब करंट दौड़ रहा है, मतलब असलियत में दौड़ भाग कौन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और पक्की बात है ना, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। बायो सावर्ट साहब ने क्या बताया, डीबी बराबर क्या, म्यू नॉट आइडियल क्रॉस आर अपॉन जो भी है ना 4 पाई, ठीक है। तो एवरी करंट कैरिंग वायर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, कोई शक नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, ठीक है। अब एक बार बता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से जनरेट कर देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। जब रीजन में दोनों फील्ड्स होंगे, दोनों चेंज करेंगे, एक दूसरे को रीजनरेट करेंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है EMW। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो कहां से प्रोड्यूस कर देगा, तो ये तो वैसा ही आउट हो गया। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा डिफरेंस तुम लोगों को समझाता हूं। क्या डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, मतलब चार्ज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड एक्साइटिंग चार्ज। क्या डिफरेंस है, मतलब एक्साइटिंग चार्ज ऐसा क्या कर रहा है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला चार्ज नहीं कर पा रहा है ना। यू विल हैव सम डिफरेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम लोगों को एक आइडिया लगेगा क्या डिफरेंस है। जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है, एक्सेलरेटिंग बोल रहे हैं या ऑसिलेटिंग, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक्सेलरेटिंग चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज, असलियत में क्या होता है कि जैसे मान ले कोई चार्ज है और ये साहब एक्साइट कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे बढ़ती जा रही है। जैसे मान ले किसी टाइम पे v है ना, किसी टाइम पे मान ले 2v हो गई, फिर 3v हो गई, है ना, एंड सो ऑन। तो भाई एक बार बता, चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मूविंग चार्ज है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देख भी लेंगे, दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं। जैसे मान ले इसी केस में मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे मान ले पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव वजह से टुवर्ड्स चार्ज, दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग प्रूव कर लेंगे साहब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है। कैसे, बायो सावर्ट साहब को याद करो, क्या याद है, V क्रॉस आर। मान ले चार्ज पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस आर। ध्यान से देख, V किधर है, R किधर है, अलग से देख ले। इधर देख, ये V है, ये मान ले भाई साहब R है,
आर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, घुमा रहे राइट हैंड स्कूल अभी तक पीछे नहीं छोड़ रहा है। ये वी है, ये आर है, वी के डायरेक्शन होल्ड कर लें, वी से आर की तरफ घुमा दें, किधर जा रहा है, इनसाइड द प्लेन, क्या आ रहा है, आवाज नहीं आई ये वी, ये आर, वी के डायरेक्शन होल्ड कर, वी से आर की तरफ घुमा, किधर भाग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पक्की बात है परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखें, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपको देखते हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। अब रुको 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 तो सही, अरे रुको ना भाई, रुको ना रे बाबा, ठीक है। तो देख, तो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। तो इसके पास ये जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ रही है, v है, फिर 2v हुई, 3v हुई, 4v हुई, बढ़ते जा रही है ना, एक्साइटेड मोशन है, चार्ज जो है सब एक्साइटेशन से दौड़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो व्हाट दिस चार्ज इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ दीज एक्स्ट्रा वेलोसिटीज, बिकॉज ऑफ दीज एक्स्ट्रा वेलोसिटीज, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, इट इज पुशिंग दोज फील्ड्स। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड आया, लेकिन उसके पास कुछ जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ रही है हर इंस्टेंट पे, v 2v 3v 4v, इट इज बिकॉज ऑफ दोज एक्स्ट्रा वेलोसिटीज दिस चार्ज इज पुशिंग दोज फील्ड्स। तो यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं और वो आगे भी बढ़ रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज एंड दिस एक्साइटिंग चार्ज। फील कर पा रहे हो क्या डिफरेंस है? ये जो एक्स्ट्रा वेलोसिटीज आई, इसकी वजह से ये जो चार्ज है इन फील्ड्स को पुश भी कर रहा है, धक्का मार रहा है, तो एनर्जी जनरेट हुई, आगे भी बढ़ी। यही तो वेव है जो कि यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज नहीं कर पा रहा है, जो कि एक्साइटिंग चार्ज कर देता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज एंड दिस ऑसिलेटिंग और एक्साइटिंग चार्ज। ठीक है, तो फंडा ये है कि ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा एनर्जी द चार्ज इज पुशिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। वो उन फील्ड्स को पुश भी कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं और वो आगे भी प्रोपोगेट कर रहे हैं। तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रीजन में आगे बढ़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी हुआ और वो धीरे धीरे प्रोपोगेट भी कर रहा है मीडियम में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रोपोगेशन होता है वो एग्जैक्टली किस तरह से होता है। क्या है सब? प्रोपोगेशन ऑफ, इसको प्रोपोगेशन बोलते हैं, मोशन नहीं बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन मोशन एंड प्रोपोगेशन। जैसे जब मोशन होता है तो एक ही डायरेक्शन में होता है जैसे इसका मोशन हो रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। प्रोपोगेशन मतलब स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई एक डायरेक्शन थोड़ी भागती है, वो तो हर डायरेक्शन भागती है, कुछ कुछ हर डायरेक्शन भागती है। इसलिए यहाँ पे टर्म यूज किया जाता है प्रोपोगेशन का, मोशन नहीं ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्साइटिंग चार्ज निकाली तो वो हर डायरेक्शन में भागती हैं, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, हर डायरेक्शन में भागती हैं। क्लियर है? प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखा ऐसा है, एक छोटा सा एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा फील दिला रहा हूँ तुम लोगों को ईएमडब्ल्यू की, बाकी तो 2-4 फॉर्मूले उनसे अपना काम चल जाएगा, समझे ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, बहुत आसपास हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव है। क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत आसपास हैं, ठीक है, मान ले बहुत पास है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में एंट्री कर जाती है, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हैं। अभी जैसे मान लो थोड़ा सा चार्ज ऊपर चला गया, थोड़ा सा ये भी नीचे चला गया, ठीक है, इस डायरेक्शन मोशन हो रहा है। तो मान लो थोड़ा सा पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आई। क्लियर है? और एसएचएम कर रहे हैं, मान ले चार्ज क्या है, ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है साहब, तो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया चार्ज, यहाँ से ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड साहब ऐसी हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर से अब ये नीचे आएगा, ये भी भाई साहब थोड़ा सा है ना अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को, ठीक है, क्रॉस करेगा, तो ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले ऐसे ही आई। थोड़ा सा और पास आ गया मान ले,
ठीक है ना, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। अब मान ले एक दूसरे को क्रॉस कर गए, क्योंकि वो तो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और है ना नीचे आएगा, नेगेटिव और ऊपर जाएगा। अब मान ले पोजीशन उनकी इंटरचेंज होगी, ये ले नेगेटिव ऊपर चला गया, पॉजिटिव उधर चला गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। अब वो तो ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर भाग रहा है, मान ले नेगेटिव उधर हो गया, पॉजिटिव उधर हो गया, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव उधर। अब मान ले वो एक्सट्रीम पोजीशन में चला गया, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, हाँ, और यही कार्यक्रम चलता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट करती रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती रहेगी साहब, इस तरह से ऑसिलेट करती रहेगी, ये इस तरह से ऑसिलेट करती रहेगी, और यही है ना पूरा साइकिल बनता रहेगा इस तरह से, है ना। जैसे मान ले चार्जेस थोड़े से और राइट क्लोज हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थोड़ा सा और क्लोज हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन हो रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब मान ले पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव है ना, राइट, थोड़ा सा पास है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलमोस्ट मान ली, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है एक ही डायरेक्शन में। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह से वाइब्रेशंस हो रहे हैं। क्लियर है? जैसे मान ले कोई पॉइंट चार्ज है और वो चार्ज इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, कोई पार्टिकल है। हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, मतलब पक्की बात है वो एक्साइटेड मोशन है। ऑसिलेशंस मतलब ही होता है क्या, ठीक है, वो एक्साइटेड मोशन है। ऑसिलेशन मतलब उसकी लॉसी चेंज कर रही है, लॉसी चेंज मतलब एक्साइटेड मोशन हो गया। क्लियर? अब ध्यान से बहुत ध्यान से, है ना थोड़ा सा तुम लोगों को फील आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपोगेशन कैसे होता है, किस तरह से एक फील्ड दूसरे फील्ड को रीजनरेट करता है, और किस तरह से जो पैटर्न है वो मीडियम में आगे बढ़ता है। तो देखो, जैसे मान ले ऐसा है, ठीक है, चार्ज मान ले ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले वाइब्रेट कर रही है। अभी भी तुम्हें बता दिया है कि सब चार्ज ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट करेगी। ठीक है, देखो ध्यान से बहुत ध्यान से, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना। फील करा बस थोड़ा सा कि सब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब उसने अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जो कि इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, देखो, है ना, कर रही कि नहीं, इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। रुको, क्या बोला? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। ये मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक चेंजिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। कैसे बनाएगी? अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं क्या कि साहब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है। जैसे मान लेते हैं, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड मान लो उसने जेड डायरेक्शन बनाई, तो जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। देखो, इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस तरह से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई, इस तरह से। फिर अगेन इन टर्न ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये फर्दर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। एक फील्ड एक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ अदर फील्ड। दोनों तरह के जो फील्ड्स हैं एक दूसरे को रीजेनरेट करेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट्स इन द मीडियम। फिर से ध्यान समझें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। कहां बनाएगी? तो यही बनाएगी। और कहां बनाएगी? ये इस तरह से। ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसने ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड बना दी। देखिए ये देख, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आ गई, फिर से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस। तो इस तरह से अगर तुम्हारे पास रीजन में एक फील्ड है और अगर वो चेंज कर रहा है तो दूसरा फील्ड रीजनरेट होता रहेगा और वो पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है और वो मीडियम में आगे भी बढ़ता रहता है। और बड़ा कमाल का आउटकम है रिगार्डिंग दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
कि वंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड दे नो लॉन्गर रिक्वायर दैट ऑसिलेटिंग चार्ज। एक बार अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो गए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उस चार्ज की ऑसिलेशंस की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। मान ले चार्ज हैज शट डाउन, राइट, चार्ज की ऑसिलेशंस बंद हो गए, शट डाउन हो गए, चार्ज हैज गॉन होम, नहीं, फॉर न्यू ईयर पार्टी चार्ज चला गया घर पे पार्टी मारने, ठीक है। तब भी अगर एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो गई तो वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहेंगी, क्योंकि आपने एक फील्ड बना दिया है तो वो दूसरा फील्ड बनाएगा, दूसरा फिर पहला बनाएगा, पहला फिर दूसरा बनाएगा, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बोलते हैं दे आर सेल्फ प्रोपागेटिंग वेव्स, दे नो लॉन्गर रिक्वायर द चार्ज विच इज ऑसिलेटिंग। उसको उस ऑसिलेटिंग चार्ज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फील्ड एक्ट कर दे रहा है एज अ सोर्स ऑफ द अदर फील्ड। क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम आया कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेल्फ प्रोपागेटिंग। क्या? सेल्फ प्रोपागेटिंग वेव्स। एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो जाती हैं, उसके बाद उन वेव्स को इस चार्ज की ऑसिलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसे मान ले किसी स्टार से कोई लाइट एमिट हुई, लाइट मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। कोई स्टार से मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कोई लाइट आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई। अब वो स्टार मान लो डिस्ट्रॉय हो गया है, स्टार हैज फिनिश्ड, खत्म हो गया है, फिर भी उसने जो लाइट भेजी है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी अनंत काल तक। ऐसा है, समझ में आया ना। एक बार जो लाइट आ गई वो हमेशा चलते रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी। और ये जो कन्वर्जन होता है, ये जो कन्वर्जन होता है ना एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, ये बहुत रैपिड स्पीड में होता है। ये धीरे धीरे नहीं होता है कि हाँ भाई आज इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो कल बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, खट 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 खटाक, ऐसा है। ये बहुत रैपिड स्पीड में होता है कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसने किस रेट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई, उस मैग्नेटिक फील्ड ने फर्दर किस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उसने फर्दर किस रेट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई। तो ये जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, इट टेक्स प्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, पहले इतना छाप ले, है ना। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर फील्ड, फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर फील्ड, ठीक है, ये होता है विद स्पीड ऑफ लाइट, विथ स्पीड ऑफ लाइट। वही मतलब कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी कहां से आई? इट कम्स फ्रॉम द सोर्स विच कीप्स द चार्ज ऑसिलेटिंग। जो सोर्स चार्ज को वाइब्रेट करा रहा है, राइट, जो सोर्स चार्ज को ऑसिलेट करा रहा है वहां से आती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी। क्लियर है? इसको जैसे ऐसे तुम लोग फील भी कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग में हम वेव चलाते हैं, नहीं, जैसे आदमी स्ट्रिंग को पकड़ के हिला रहा है, राइट, उसकी वजह से स्ट्रिंग में वेव्स बन रही हैं। तो स्ट्रिंग की जो एनर्जी आई है, स्ट्रिंग वेव्स की जो एनर्जी आई है वो कहाँ से आई है? आदमी तो दे रहा है। ये फंडा है दोस्त। जैसे मान ले तो मैं स्ट्रिंग को पकड़ के हिला रहा है, कुछ 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 कुछ, तो तुम ही तो वेव भेज रहे हो। तो इन वेव्स की एनर्जी कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द सोर्स, दिस इज सोर्स। ये आदमी दे रहा है एनर्जी, वही गाने यहाँ पे, वही सिचुएशन यहाँ पे है ना। जो सोर्स चार्ज को ऑसिलेट करा रहा है वो सोर्स दे रहा है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एनर्जी। क्या है साहब? एनर्जी of these electromagnetic waves, it comes from source which keeps the charge oscillating, source which keeps the charge oscillating।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्साइटिंग चार्ज। तो एक्साइटिंग चार्ज का या ऑसिलेटिंग चार्ज का एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है एलसी ऑसिलेशंस। तुम लोग अगर रिकॉल कर पा रहे हो, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े हैं एलसी ऑसिलेशंस। जब भी हम एक चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो याद है चार्ज ऑसिलेट करता है ना। ये पहले इधर से डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है, करंट मैक्सिमम हो जाती है, फिर कैपेसिटर की उल्टी चार्जिंग होती है, फिर कैपेसिटर की उल्टी डिस्चार्जिंग होती है, फिर रिवर्स डिस्चार्जिंग होती है, और यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है। याद है चार्ज इधर डिक्रीज कर रहा है, एक टाइम आएगा जब ये खाली हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, फिर इस इंडक्टर में करंट की डीके होती है, करंट डिक्रीज होगा और इस डायरेक्शन में चार्ज बढ़ेगा। ये देख, ये चार्ज बढ़ गया है कि नहीं, और ये खाली हो गया। उल्टा होगा, अब इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में डिस्चार्जिंग होगी। क्या होगा सब, रिवर्स डायरेक्शन में डिस्चार्जिंग होगी, ये खाली हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में चार्जिंग होगी, इस डायरेक्शन में चार्जिंग होगी, तो वापस से सेम केस आ जाएगा। इसके बाद वापस से यू विल गेट द सेम केस, ये प्लस के नॉट, ये माइनस के नॉट, और ये पूरा खाली हो गया, खाली डब्बा। ये पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज ऑसिलेट ही तो कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है कि नहीं। पहले इधर भागा, फिर इधर भागा, अब देख ध्यान से, इसके बाद उल्टा भागा, पहले इधर, फिर इधर, और फिर उल्टा भागा। ये देखिए ऐसे भागा, ऐसे। तो चार्ज कभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऑसिलेटिंग चार्ज है ना। वेरी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एलसी ऑसिलेशन में जो चार्ज रहता है ना, वो ऑसिलेट करता है। क्या करता है साहब, इन केस ऑफ एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस में जो चार्ज है ना, वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटिंग चार्ज है, या कह सकते हो एक्साइटिंग चार्ज है, एक्सेलरेटिंग चार्ज है। एंड दिस एक्साइटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो ऑसिलेटिंग चार्ज है, ये बना रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चार्ज है ना, कभी इधर गया, ऑसिलेट कर रहा है ना, कभी इधर गया। तुम लोगों को एक्सप्रेशन भी याद आ रहा हो तो, है ना, चार्ज का हम लोग ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन पढ़े थे, Q बराबर Q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ऑसिलेट कर रहा है ना, Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ये देख कॉस थीटा का ग्राफ है, क्या है साहब, ऑसिलेट कर रहा है ना, ये देख, है ना, ये देख, है ना, घट रहा है, फिर रिवर्स एक्शन बढ़ रहा है, फिर, है ना, घट रहा है, फिर रिवर्स एक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, रिवर्स एक्शन, ऑसिलेट कर रहा है ना। एवरी ऑसिलेटिंग चार्ज, every exciting charge, it is a very good source of electromagnetic waves. क्लियर है। या जितने भी तुम्हारे एसी सर्किट्स हैं, ठीक है, पहले इतना छाप लें, एसी सर्किट का भी एग्जांपल देता हूँ। दूसरा साहब एग्जांपल आया ईएमडब्ल्यू का, एसी सर्किट्स। क्या है साहब, एसी सर्किट में जो करंट होती है वो ऑसिलेटिंग करंट है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देख, जैसे मान ले आप कोई भी एसी सर्किट पकड़ लें, है ना, जैसे मान ले सीरीज एलसी सर्किट है, इसमें क्या होता है, करंट ऑसिलेट करता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सुनो, कभी करंट इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है कि नहीं। और अगर करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, चार्ज ही तो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, दौड़ा भाग कौन कर रहा है ना। तो करंट ऑसिलेटिंग है ना रे, ये देख आईडी ग्राफ, खाच खुच ऑसिलेट कर रहा ना, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो चार्ज कभी इधर गया, चार्ज कभी इधर गया, चार्ज कभी इधर गया, फिर चार्ज कभी ऑसिलेट कर रहा ना, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। करंट ऑसिलेट कर रहा है मतलब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। तो एसी सर्किट्स में भी हमारे पास क्या होता है साहब, ऑसिलेटिंग चार्ज। क्या होता है, ऑसिलेटिंग या एक्साइटिंग चार्ज होता है, which is also a very good source of electromagnetic wave. तो एसी सर्किट से भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन मिलता है।
और ध्यान रखें, जितनी फ्रीक्वेंसी सोर्स की होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगी। क्या बोला? ठीक सुना कि साहब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट्स सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। जितना फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स होगा उतनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। एनर्जी डेंसिटी, देख क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक वेव है, एंड whenever a wave propagates in the medium it carries some energy with it, it carries some momentum with it। ठीक है, क्लियर है? तो सिंस जैसा कि तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वाइब्रेशंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड के भी वाइब्रेशंस हैं। तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी, कुछ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगी। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल एनर्जी है इट इज इक्वली शेयर्ड इन बिटवीन बोथ द फील्ड्स। जितनी एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उसको हम लोग प्रूव भी कर लेंगे, उतनी ही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में भी स्टोर होगी, वो हम लोग प्रूव कर लेंगे। 2 लाइन का है। कुछ पहले छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। एनर्जी डेंसिटी, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी किसके साथ? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। बोलो भाई, याद आया क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये सुनो, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी नहीं, ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग कैपेसिटेंस के चैप्टर में पढ़े हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग ईएमआई में पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ बी स्क्वायर बाय मी नॉट। हम लोग प्रूव कर देंगे जितनी एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी उतनी ही एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में होगी। फिर टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, है ना। देखो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या है? एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। तो देखो, अगर आपको एवरेज वैल्यू पकड़नी है तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है सब? हाफ एप्सिलॉन नॉट तो देखो कांस्टेंट है, एवरेज वैल्यू इसकी देखनी है तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू चिपका दे। क्या ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हम बोल सकते हैं ई आर एम एस स्क्वायर होगी? असलियत में आर एम एस वैल्यू डिफाइन कैसे करते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्क्वायर करा दे, है ना, स्क्वायर करा देंगे दोनों साइड से, ये बोल रहा हूँ। तो ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई आर एम एस स्क्वायर। तो उसकी ये छाप रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी ये आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। कितना आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस स्क्वायर। इसको चाहो तो ई नॉट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस। ये साहब ई आर एम एस होता है ई नॉट बाई रूट 2, पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो ई आर एम एस की जगह ये चिपका रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट, है ना। ई आर एम एस की जगह ई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये कह सकते हो ये हो जाएगा इट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है। छापते चलें, ये दोनों ही स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, कि एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ई आर एम एस के टर्म्स में हाफ आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ई नॉट के टर्म्स में 1/4 आ जाता है। इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। दिस इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आर एम एस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की चर्चा करते हैं। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हम लोग कितना पढ़ते हैं? हाफ बी स्क्वायर अपॉन मी नॉट। एवरेज वैल्यू देख रहे हैं क्या? एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। कैसे? कोई शक नहीं।
एवरेज वैल्यू निकालनी है 1/2 म्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट की एवरेज वैल्यू सेम हो जाती है, और इसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इसकी बस एवरेज वैल्यू देख ले। ठीक है, अब ध्यान से देखें, क्या ये हो जाएगा बी आर एम एस स्क्वायर। असलियत में आर एम एस वैल्यू डिफाइन कैसे होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रूट मीन स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड। स्क्वायर करा दें इसी को, तो इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे, इफ़ यू स्क्वायर इट, तो साहब बी आर एम एस स्क्वायर कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, रूट हटा दिया, तो बी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू की जगह मैं छाप रहा हूँ बी आर एम एस स्क्वायर, तो एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस स्क्वायर। तो ऐसे ये सब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है सर, याद रखना है। दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये इसको आप चाहें तो बी नॉट की फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि साहब आर एम एस वैल्यू हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है, बी नॉट बाई रूट 2। तो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी सर, है ना, तो बी आर एम एस के जैसे चिपका दें, तो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा 1/2, 1 स्क्वायर करा दिया ना, नहीं क्लियर है। तो उसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज 1/4 म्यू नॉट, नहीं सिमिलर एक्सप्रेशन आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या देखा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे क्या है 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ऐसी आर एम एस वैल्यू यहाँ पे हमने क्या देखा था, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे है हाफ ऑफ 1/म्यू नॉट इंटू बी आर एम एस स्क्वायर। सिमिलर एक्सप्रेशन है। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि दोनों जो एनर्जीज है ना बेसिकली बराबर हैं। जितनी एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतनी एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की। यही से हम शुरू कर ले रहे हैं, नहीं कि साहब एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज 1/2 म्यू नॉट, यहाँ से साहब शुरू कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, हम लोग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट, ई आर एम एस वैल्यू, बी आर एम एस वैल्यू, इनमें क्या रिलेशन पड़ते हैं। सी बराबर या तो ई नॉट बाई बी नॉट बोलते या ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस बोलते, कोई शक नहीं। तो बी आर एम एस को एक्सप्रेस कर लें इन टर्म्स ऑफ, तो देखो क्या हम यहाँ से बी आर एम एस को सब ले सकते हैं ई आर एम एस अपॉन सी, पढ़ चुके हैं ना। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या आर एम एस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द आर एम एस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो बी आर एम एस की जगह मैं ई आर एम एस अपॉन सी चिपका रहा हूँ इसी में, है ना। देखो तो एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी बोलो। स्क्वायर है तो स्क्वायर डायरेक्टली चिपका रहा हूँ, नहीं तो स्क्वायर हो गया ई आर एम एस स्क्वायर एंड डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू जो पढ़ा है वो छाप दे। सी की वैल्यू हम लोग क्या पढ़े, सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम, याद है 1/रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ये छाप दे यहाँ पे। क्लियर है, तो एक्सप्रेशन तुम्हारा इस फॉर्म में आ जाएगा। बाकी सब एसिडस है, बस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे चिपका दे। क्या किया समझ में, तो सी का स्क्वायर है तो ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट उड़ जाएगा, रिजल्ट यहीं से प्रूव हो जाएगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बोलो क्या गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस। हाँ, यही तो क्या एवरेज एनर्जी डेंसिटी है स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो एक्सप्रेशन था रे, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस स्क्वायर। यही तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे। क्लियर, छापते चले। ऐसे ही पी के वैल्यू के टर्म्स में हम लोग बात कर सकते हैं, क्या एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड इज 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से भी उसी फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। देख कैसे, बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है। क्या है, यहीं से मैं चिपका रहा हूँ क्या कि साहब बी नॉट हो जाएगा ई नॉट अपॉन, कोई शक नहीं है ना, बी नॉट कितना हो जाएगा ई नॉट अपॉन सी, छाप दे। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 1/4 म्यू नॉट, और बी नॉट स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर अपॉन। क्लियर, अब सी का वही फॉर्मूला चिपका दे। क्या ये सब सी होता है 1/रूट ऑफ, हो गया प्रूफ। तो यहीं से ये वाला फॉर्मूला घुमाया, सी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट से, है ना। यहीं से बी नॉट लिख लिया, ई नॉट अपॉन सी।
तो सी की वैल्यू यहाँ पे चिपका दे, हो गया ब्रो। तो 1/4 म्यू नॉट, क्या ई नॉट स्क्वायर एज सी स्क्वायर, आप कितना हो जाएगा बोल, नहीं सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और ये ऊपर चला जाएगा, रूट हट जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, उसी फॉर्म में आ जाएगा। क्या हम लोग, याद करो, क्या हम लोग यही तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाले थे, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहां से हमने जस्टिफाई कर लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो भी एनर्जी होती है इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन बोथ द फील्ड्स। जितनी एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतनी ही एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की। तो रिजल्ट अब ये आ गया क्या, हेंस एनर्जी ऑफ electromagnetic waves is shared equally between both electric and magnetic fields. That is, average energy is stored in electric field, it is same as average energy density in magnetic field. दोनों फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ई नॉट की फॉर्म में या आर एम एस की फॉर्म में, ऐसे याद रखें, है ना, हाफ अपसाइन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन, ठीक है भाई। या अगर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में देखना चाहें तो 1/4 का फैक्टर आ जाता है, ऐसे याद रखें। ई आर एम एस या बी आर एम एस होगा तो 2 का फैक्टर है, या अगर ई नॉट और बी नॉट आ जाता है तो 4 का फैक्टर, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसे याद रखना। 1/4, ठीक है ना, या 1/4, तो ऐसे ही याद रखना है अपने को, क्लियर है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर रहती है, और दोनों को जोड़ दे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, दोनों को जोड़ दे, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्लियर है, और दोनों की हमें पता है बराबर है। तो इलेक्ट्रिक की ये हो गई, और क्या वही मैं मैग्नेटिक की चिपका दूं, क्योंकि पता ही है दोनों बराबर है रे। तो दिस इज 1/2, वही इलेक्ट्रिक की वही मैं मैग्नेटिक की चिपका रहा हूं, ये देख, ठीक है। या अगर ई नॉट की फॉर्म में लिखना है, बी नॉट की फॉर्म में लिखना है, तो ये ले 1/4 अपसान नॉट ई नॉट स्क्वायर, और उतने ही, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 1/4। तो अब फाइनल आउटकम आ रहा है, उसको अपने को याद रखना है, ठीक है। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाएगा बोलो, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, क्या नहीं, क्लियर है। दिस प्लस दिस करेगा तो अपसान नॉट इनटू ई आर एम एस स्क्वायर, यही तो आएगा, या दिस प्लस दिस करेगा 1/2, क्लियर है। या इसी को अगर बी की फॉर्म में लिखना है तो उसी में एक्सटेंड करता जाए, उसमें क्या दिक्कत है, इट इज बी आर एम एस स्क्वायर, उसमें बस ध्यान रखें म्यू नॉट नीचे आ जाता है, इसमें एप्सिलॉन नॉट ऊपर आता है, इसमें म्यू नॉट नीचे है, बस, है ना। और ऐसे ही जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो उसमें बस बी नॉट नीचे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्या म्यू नॉट नीचे कर दें। ये फाइनल एक्सप्रेशन है जो अपने को याद रखना है। दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों को जोड़ा है ना। 10 प्लस द सेम, मतलब ये आ गया कितना, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, क्लियर, या बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और इस फॉर्म में अगर जोड़ा है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, या हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।